अधिगम लर्निंग सीखना या अधिगम एक व्यापक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं और उपक्रियाएं करता है, अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए छोटे बालक के सामने जलता दीपक ले जाने पर वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है, वह हाथ को पीछे खींच लेता है। पुनः जब कभी उसके सामने दीपक लाया जाता है तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर लौ पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता वरन उससे दूर हो जाता है। इसी विचार को स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अधिगम का सर्वोच्च सोपान अभिप्रेरणा होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले पाठ्य वस्तु से संबंधित मुख्य कारक इस प्रकार हैं। फर्स्ट, विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की प्रकृति अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। सीखे जाने वाली विषय वस्तु यदि सरल है तो मध्यम श्रेणी का छात्र भी उसे सरलता से सीख सकता है। यदि विषय वस्तु कठिन है तो छात्रों को सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। साथ ही कठिन पाठ्यवस्तु को याद करने में समय भी अधिक लगता है। अपेक्षाकृत सरल पाठ्यवस्तु के अतिरिक्त कविता, गद्य, गणित, विज्ञान आदि की प्रकृति भिन्न होने के कारण भी अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है। नेक्स्ट आ जाता है विषय वस्तु का आकार। विषय वस्तु का आकार अर्थात उसकी लंबाई एवं मात्रा भी छात्रों की अधिगम प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। देखने में आया है कि छात्र प्राथमिकता के तौर पर पहले उन पाठों का अध्ययन करता है जो छोटे होते हैं तथा विषय वस्तु कम होती है। वह लंबे लंबे जो पाठ होते हैं उनसे बचना चाहता है। यही कारण है कि जब विद्यार्थी को ऐसे पाठों को पढ़ने के लिए विवश किया जाता है तो वह इनकी तैयारी उतनी तत्परता और मन लगाकर नहीं करता जितना कि छोटे पाठों को विस्तृत विषय वस्तु से वह शीघ्र ही थक और ऊब जाता है। नेक्स्ट आ जाता है विषय वस्तु का क्रम। प्रत्येक विषय वस्तु का कठिनाई स्तर अलग अलग होता है, इसलिए विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने का क्रम भी उनके सीखने की प्रक्रिया को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से छात्र को पहले सरल विषय वस्तु पढ़ाई जाए, बाद में कठिन विषय वस्तु होती है उसको पढ़ाया जाए। जो कठिन विषय वस्तु को आसानी से सीखने का प्रयास करेगा। दूसरे शब्दों में छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करते समय हमें शिक्षण के महत्वपूर्ण सूत्र सरल से कठिन की ओर यानी सबसे पहले सरल उसके बाद कठिन की ओर का अनुसरण करना चाहिए। यह सूत्र पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबद्ध करने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट आ जाता है उदाहरण प्रस्तुतिकरण। प्रत्येक विषय में दो प्रत्यय होते हैं, स्थूल तथा सूक्ष्म। स्थूल तथा सूक्ष्म विद्यार्थी स्थूल जो प्रत्यय होते हैं उसको आसानी से समझ लेता है, जबकि जो सूक्ष्म प्रत्ययों को समझने में उसे कठिनाई होती है। इसलिए ऐसे प्रत्ययों का स्पष्टीकरण करने हेतु अध्यापक को उदाहरणों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण देते समय वह ध्यान रखता है या रखना चाहिए कि वे विद्यार्थी के दैनिक जीवन से संबंधित हों और तर्क संगत हो। दूसरे शब्दों में पाठ्य वस्तु को गहनता से समझाने की दृष्टि से अध्यापक को विशिष्ट से सामान्य की ओर अथवा उदाहरण से नियम की ओर और शिक्षण को सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यानी सबसे पहले उदाहरण और उसके बाद उसका नियम की तरफ लेके जाया जाए तो विद्यार्थी उसको समझने में जल्दी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है भाषा शैली। सीखने की प्रक्रिया में भाषा शैली का महत्वपूर्ण स्थान रहता है।
प्रत्येक लेखक का विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का तरीका भिन्न होता है। एक अच्छे लेखक की यह पहचान होती है कि वह कठिन से कठिन पाठ्य वस्तु को भी सरल भाषा में व्यक्त कर छात्रों को पाठ्य वस्तु सुग्राह्य बना देता है, यानी आसान बना देता है। इसी दृष्टि से विषय वस्तु को यदि सरल भाषा में बालकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो वे सरलता से उसे सीख लेते हैं। कठिन भाषा व लंबे लंबे वाक्य सीखने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसलिए भाषा सरल, संक्षिप्त, सुबोध और प्रवाह में बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। अधिगम को रोचक बनाने में दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कठिन से कठिन पाठ्य वस्तु को भी दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग से सुगम बनाया यानी आसान बनाया जा सकता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जबरदस्ती सहायक सामग्री का प्रयोग पाठ्य वस्तु में किया जाए। वस्तुतः पाठ्य सामग्री का प्रयोग विषय वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसी की मांग के अनुसार दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कहा भी गया है कि बेहुदा, बेढंगी और हास्यास्पद सहायक सामग्री के प्रयोग से तो बिना सहायक सामग्री के पढ़ाना कहीं अधिक श्रेयकर होता है। यानी कई बार हम ऐसी पाठ्य वस्तु की पाठ्य सामग्री बना लेते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री बना लेते हैं, जिसके अंदर खुद हम कुछ न कुछ कमियां छोड़ देते हैं, तो वो बेहुदा या बेढंगी या हास्यास्पद जिसको देखकर बालक हंसने लग जाए, उस सहायक सामग्री से अच्छा तो ये है कि बिना सहायक सामग्री के पढ़ाया जाए। नेक्स्ट आ जाता है रुचिकर विषय वस्तु। यदि पाठ्य वस्तु रुचिकर है तो छात्र उसे खूब मन लगाकर पढ़ते हैं। यदि विषय वस्तु रुचिकर नहीं है तो छात्र सीखने में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और शीघ्र ही ऊब जाते हैं या थक जाते हैं। इस दृष्टि से पाठ्य वस्तु का रुचिकर होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण भी एक कला है, अतः अध्यापक को कक्षा शिक्षण से पूर्व छात्रों में विषय के प्रति गहन रुचि उत्पन्न करनी चाहिए तथा अपनी सूझबूझ से विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता। यदि पाठ्य वस्तु उद्देश्य पूर्ण है तथा छात्रों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है तो छात्र उसे सरलता से सीखने का प्रयास करते हैं। किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने से पूर्व अध्यापक को छात्रों के समक्ष उससे जुड़े जो भी उद्देश्य होते हैं या उसकी जो उपयोगिता होती है उसको स्पष्ट कर देना चाहिए। वस्तुतः यह होता है कि यह प्रत्येक सीखने के प्रभाव के नियम पर आधारित है। विद्यार्थी जिस चीज़ को अपने लिए उपयोगी समझता है उसे सीखने में वह तत्परता दिखाता है और जो उसके लिए उपयोगी नहीं होती वह उसमें लापरवाही बरतने लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विषय वस्तु की संरचना। विषय वस्तु की संरचना का अधिगम प्रक्रिया को सफल या असफल बनाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। विषय वस्तु की संरचना के सिद्धांतों का पालन करके विषय वस्तु का संगठन करना चाहिए। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक पहलुओं पर दृष्टि रखनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विषय वस्तु छात्र के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। तार्किक दृष्टि से कठिन तथा सूक्ष्म प्रत्ययों को समझाने के लिए चित्र, रेखाचित्र, ग्राफ, आंकड़े, उदाहरण का यथा स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए। समय समय पर विषय वस्तु को पुनर्गठित भी करते रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आ जाता है विभिन्न विषयों का कठिनाई स्तर। प्रत्येक विषय की प्रकृति अनूठी होती है। ठीक इसी प्रकार प्रकृति ने प्रत्येक छात्र में रुचि का स्वरूप भी उसकी व्यक्तित्व विभिन्नता के संदर्भ में सुनिश्चित किया है। इसलिए एक विद्यार्थी अंग्रेजी में रुचि लेता है तो दूसरा विद्यार्थी गणित में, तीसरा कला में। विषयों का कठिनाई स्तर भी मूलतः एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होता है। इसलिए एक विषय विद्यार्थी को सरल प्रतीत होता है तो दूसरा उसको कठिन प्रतीत होता है। इसी संदर्भ में कहा जा सकता है कि यह कहना तर्क संगत भी है कि कुछ विषय जैसे संगीत, गृह विज्ञान, साहित्य, ललित कलाएं आदि में लड़कियां अधिक रुचियां लेती हैं, जबकि लड़के विज्ञान, गणित, सामाजिक एवं यांत्रिक विषयों में रुचि लेते हैं। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। शिक्षक से संबंधित जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं और शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी से संबंधित जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये भी इसी का हिस्सा है। तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप उस देखकर हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।